जब तक सिनेमा है लोग बीप बीप बनते रहेंगे। ये बात जब रामाधीर सिंह ने कही थी, हम तभी समझ गए थे कि इस आदमी ने अपनी जिंदगी में कभी कोई ढंग की फिल्म देखी ही नहीं है। अगर देखी होती तो ऐसा बेतुका बेरुखा डायलॉग थोड़ी मारता। अगर ढंग का सिनेमा देखा होता तो हो सकता है इंसान भी कुछ बेहतर होता। सिनेमा के जादू से अछूता रहकर उसका कितना नुकसान हुआ है इसका उसे अंदाजा भी नहीं होगा। खैर, हमें क्या, हम तो परिचित हैं ना इस जादू से। तो इसी बात पर आज हम एक जादुई फिल्म पर ही बात करेंगे, हमारी स्पेशल सीरीज में, जिसका नाम है जब तक सिनेमा है। आज जो फिल्म हमने चुनी है उसका नाम आपको मेरे फ्रेम में आते ही समझ जाना चाहिए था। कई समझदार लोग तो यकीनन बूझ लिए होंगे। इजाजत। ये टी शर्ट हमारे दोस्त दर्पण शाह ने खास इसी मौके के लिए गिफ्ट की है। आज से तकरीबन 8 साल पहले किसी वजह से इस फिल्म के बारे में फेसबुक पर लिखा था। उस लिखे की पहली लाइन कुछ यूं थी: मेरे लिए इजाजत फिल्म नहीं बल्कि रुपहले पर्दे पर उतारी गई कविता है, जज्बात में रची बसी खूबसूरत पेंटिंग है। इस वाक्य में न तो तब कोई अतिशयोक्ति लगती थी न अब लगती है, बल्कि वक्त के साथ ये यकीन, ये एहसास पुख्ता ही हुआ है। इजाजत वाकई एक नज्म, एक पेंटिंग, एक शिल्प है जिसे तबीयत से गढ़ा गया है। अपने समय से कहीं आगे की ये फिल्म मानवीय भावनाओं में बहुत गहरे तक उतरने का दुस्साहस करती है। इस प्रक्रिया में दर्शकों को जो प्राप्त होता है वो अनमोल है। इजाजत यूं तो 3 लोगों की कहानी है, लेकिन ये सिर्फ 3 लोगों की कहानी रहती नहीं। इसका विस्तार प्रेम के इंद्रधनुष में बदल जाता है और फिर ये सबकी कहानी बन जाती है। उन सबकी जिन्होंने किसी न किसी रंग में प्रेम की अनुभूति को महसूस किया है, चाहे किसी के प्यार की जुस्तजी की हो, किसी की प्रीत हासिल की हो या किसी के प्रेम को ठुकराया हो। प्रेम की किसी भी टेरिटरी में अगर आपका कदम पड़ा है तो ये कहानी आपकी है। आप ही महेंद्र हैं, आप ही सुधा हैं और आप ही माया। फिल्म शुरू होती है रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम से। महेंद्र को रात भर इस वेटिंग रूम में रहना है। उसी की वेटिंग रूम में सुधा भी है, महेंद्र की पूर्व पत्नी, जो 5 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी। अब दोनों अचानक से यूं आमने सामने हैं। दोनों की बातचीत से उनके माजी का दस्तावेज खुलता है और आप ऑडियंस डिलेमा नाम के कॉन्सेप्ट से रूबरू होते हैं। यानी वो कश्मकश जिसमें एज अ ऑडियंस आपको कोई एक साइड चुनना बेहद मुश्किल लगने लगता है। संक्षेप में कहानी बताएं तो महेंद्र माया से प्यार करता था, लेकिन शादी उसने सुधा से की। क्यों? क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल माया खुद नहीं जानती थी कि उसे क्या चाहिए। महेंद्र की शादी के बाद माया उसका पास्ट नहीं बन जाती, बल्कि उसके वर्तमान में पूरी धमक के साथ मौजूद रहती है। इतनी ज्यादा कि सुधा को अपने घर के कण कण में उसका अस्तित्व नजर आता है। सुधा समझदार है, संवेदनशील है, सुलझी हुई है। वो जानती है कि माजी के साये से महेंद्र का पीछा छूटने में वक्त लगेगा। वो चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करती, बल्कि उन्हें सहज बनाने में अपना योगदान देती है। इतनी मैच्योरिटी से कि आपको उसकी भलमनसाहट पर हैरानी भी होती है और गुस्सा भी आता है। उधर महेंद्र के सामने अलग तरह का संकट है। उसे सुधा के साथ नाइंसाफी भी नहीं करनी है और माया को जीवन से एकदम निकाल देना भी उसके बस का नहीं है। एक दूसरे में गहरी धसी हुई इन 3 जिंदगियों के मुकद्दर में कौन सा अंजाम लिखा होता है, ये फिल्म देखकर जानिएगा। फिल्म के कुछ अच्छे सीन्स पर बात करेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि आगे स्पॉयलर्स है, तो फिल्म नहीं देखी है तो दूर रहिए। महेंद्र और सुधा की शादी के तत्काल बाद का एक सीन है। सुधा को कपड़े धोने वाले को पैसे देने हैं। महेंद्र से मांगे तो उसने पर्स में से लेने को कहा। सुधा ने पर्स खोला तो अंदर माया की तस्वीर लगी हुई। थोड़ी झिझक, थोड़ी उदासी से सुधा ने पर्स महेंद्र को पकड़ाया और कहा, आप ही निकाल दीजिए। महेंद्र ने पर्स खोला और उसे तत्काल मामला समझ आ गया। आगे का संवाद कुछ यूं है। सुधा कहती है, मैं शायद तंग ख्याल नजर आती हूँ, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ, पजेसिव भी, स्वार्थी भी। महेंद्र जवाब देता है, बुरा मत मानना सुधा, मैं जानता हूँ माया बहुत ज्यादा बसी हुई थी इस घर में। अब हर जगह से तो निकाल ही दिया है उसे, कहीं कोने खुदरे में बच गई है, वहां से भी हट जाएगी। सुधा कहती है, मैं कहाँ कहती हूँ कि हटा दो या निकाल दो उसे, सिर्फ ये कि सब कुछ ही बटा हुआ लग रहा है इस घर में। जिस चीज को भी छूने जाती हूँ लगता है किसी और की चीज छू रही हूँ। पूरा पूरा अपना कुछ भी नहीं लगता। ये कहते हुए सुधा कोई ताना नहीं दे रही होती, वो बस अपनी पीड़ा को बेहद शालीनता से सामने रख रही है, बेहद सिंपल शब्दों में। यही सिंप्लिसिटी ही फिल्म की यूएसपी है। इसी से मिलता जुलता एक और सीन है।
महेंद्र घर में कुछ ढूंढ रहा है। सुधा के पूछने पर कहता है कि कुछ पेपर्स रखे थे, उन्हें खोज रहा है। सुधा पूछती है, खत ना, माया के? मैंने रखे हैं, देती हूँ। फिर अलमारी में से एक डिब्बा निकालती है जिसमें तमाम खत करीने से रखे हुए होते हैं। महेंद्र पूछता है, इसमें तो तुम्हारे जेवर थे ना? सुधा जवाब देती है, हाँ, मैंने अपने निकाल कर आपके रख दिए। उफ, क्या ही कहा जाए लेखन की इस कीमियागिरी को। गुलजार ने फिल्म के निर्देशन में जो कमाल किया सो किया, डायलॉग्स लिखने में तो उन्होंने करिश्मा ही कर डाला है। संवाद इस फिल्म की जान है। जैसे स्टेशन के वेटिंग रूम में घटा माचिस वाला वो सीन, जहां सुधा के पर्स में माचिस होने की वजह पूछने पर वो कहती है, आपकी भूलने की आदत नहीं गई, मेरी रखने की आदत नहीं गई। यही सीन इस टी शर्ट पर भी छपा हुआ है। इस माचिस का मतलब अब आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही दमदार संवाद फिल्म में बहुतायत में है। जैसे एक सीन में सुधा महेंद्र से कहती है, मेरी मानिए, जिंदगी को लगाम मत डालिए, आपके मुड़ने से ये नहीं मुड़ेगी। और क्लाइमैक्स में सुधा का वो कहना, मैं चलूं? पिछली बार बिना पूछे चली गई थी, इस बार इजाजत दे दो। इजाजत की बात इसके गानों की बिना पूरी हो जाए, इसका कोई चांस ही नहीं है। फिल्म में 4 गाने हैं और चारों ही कमाल है। यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि R.D. बर्मन का म्यूजिक ज्यादा असरदार है, आशा भोसले की आवाज का करिश्मा ज्यादा है, या गुलजार के लिखे अल्फाज का जादू सब पर हावी है। फिल्म शुरू ही बेहद प्यारे म्यूजिकल नोट पर होती है, जब बारिश में भीगे पहाड़ों को चीरती हुई एक ट्रेन आगे बढ़ती है और आशा भोसले की आवाज गूंजती है, छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से सारी वादी भर गई। एक और गीत कतरा कतरा जिंदगी में जब गुलजार लिखते हैं, तुमने तो आकाश बिछाया, मेरे नंगे पैरों में जमी है, तो जैसे सपने और हकीकत के बीच के किसी पुल पर पहुंचा देते हैं आपको। फिर वो कालजयी गीत, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, अलगाव के अगली बन जाने की तमाम आशंकाओं को ध्वस्त करता हुआ, अलग होने के दुखदाई काम को गरिमा देता हुआ। इस मल्टीपल अवार्ड विनिंग गीत के बारे में कुछ भी कहना सूरज की मौजूदगी में CFL जलाने जैसा है। और अंत में मेरा सबसे फेवरेट गीत, खाली हाथ शाम आई है। बाकी सारा गीत तो छोड़ ही दीजिए, शुरू के इन 4 शब्दों पर ही गौर कर लीजिए। क्या इमेजरी है। शाम आई तो है लेकिन खाली हाथ। महज इन 4 शब्दों में दर्द की एक मुकम्मल पेंटिंग उकेर दी गई है। इजाजत कई मायनों में एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म है। रिश्तों की जटिलता पर इतनी खूबसूरत फिल्में बेहद कम बनी है। इस फिल्म में कोई किसी से नफरत नहीं करता। सब जानते समझते हैं कि कई बार विलन मनुष्य नहीं बल्कि हालात होते हैं। ये फिल्म आपको सिखाती है कि बिछड़े हुए लोगों से बिना किसी बदगुमानी, शिकायत या नफरत के मिलना कितना बड़ा सुख होता है। और ये सबक भी देती है कि रिश्तों को ग्रांटेड लेने वाले अक्सर खाली हाथ ही रह जाते हैं। क्लाइमैक्स में आपको महेंद्र के लिए बुरा तो लगता है, लेकिन आप जानते हैं सुधा का फैसला सही था। भारत के महान लेखक सुरेंद्र मोहन पाठक की एक किताब है, खाली वार। उसके क्लाइमैक्स में जगमोहन नाम का एक किरदार अपने दोस्त विमल से बिछड़ रहा होता है। उस सीन में पाठक साहब ने जो लिखा है वो मुझे महेंद्र की याद दिलाता है। वो लिखते हैं, एक बहुत ही थके हारे, बेहद टूट चुके मुसाफिर की तरह वो विदा हो गया, अपनी किसी नामालूम मंजिल की तरफ, अपने किसी नामालूम अंजाम की तरफ। जिंदगी की कहानी एक ही कलम से लिखी होने के बावजूद वो दोनों जब अलग हुए तो बिल्कुल यूं जैसे रेलवे स्टेशन पर मिले मुसाफिर अलग होते हैं। इजाजत में एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। रेलवे स्टेशन का वो क्लोजिंग शॉट आपके जहन में हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। अच्छी फिल्में इसी तरह आप पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। अगर आप इजाजत फिर से देखना चाहते हैं तो YouTube पर उपलब्ध है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आगे फिर किसी नई फिल्म पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा एम बोले तो।